हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग इन सी। सो गाइस, जैसा कि आपको नाम बता रहा है, फैसला लेना। मतलब जैसे हम सोचते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी हिसाब से अगर आपके कोड के अंदर कुछ चीज़ें कुछ कंडीशंस होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो मैच हो जाती हैं, तो आप ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। अगर ये चीज़ें मेरी मैच नहीं होती हैं या ये मेरी कंडीशंस पूरी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो मैं इस दूसरा रास्ता ले लूँगा। इसी टाइप से हमारा डिसीज़न मेकिंग हमें कोड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें जब बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम्स हम लिख रहे होते हैं, जब हम एप्लीकेशंस लिख रहे होते हैं, जब हमने कोई एप्लीकेशन लिखी होती है, मान लीजिए कि उसके अंदर मुझे वैलिडेशन डालना है कि अगर यूज़र ने ये डेटा डाला है या डेटा प्रोवाइड करवाया है, तभी मुझे आगे प्रोसेस करना है, नहीं तो मुझे यूज़र को एरर देना है। सो गाइस, इस टाइप की कंडीशंस ऐड करना ही आपका कोड के अंदर डिसीज़न मेकिंग कहलाता है। सो गाइस, आइए देखें डिसीजन मेकिंग क्या होती है। सो फॉर डिसीजन मेकिंग वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट। यस, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है कोड के अंदर कि हमारा ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये करना है, नहीं हो रहा है तो वो करना है, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। कंडीशनल स्टेटमेंट ही आपको हेल्प करती हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। बिना कंडीशन स्टेटमेंट के आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। फिर तो वो नॉर्मल प्लेन इंस्ट्रक्शंस हो जाएँगे जो कि लाइन बाय लाइन सब एग्ज़ीक्यूट होंगे। उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, तो जितनी भी लाइन ऑफ कोड आपने लिखा होगा वो सब एक-एक करके एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। और ये जो अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक फ्लो डायग्राम देख सकते हैं बेसिक सा, जो कि आपको दिखेगा कि आगे जाके कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जांपल है। जैसे कि सपोज आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है एंड ये जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये एक्सप्रेशन हमारी कंडीशन होगी। हमारी कंडीशन होगी, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, या फिर हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होगी भी बोल सकते हैं। एंड अगर हमारा ये कंडीशन आपसे सेटिस्फाई कर जाता है, देन हम क्या करेंगे, ये ट्रू वाला पाथ उठा लेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देन वो मतलब कंपाइलर को पता चलेगा कि दिस कंडीशन इज ट्रू। देन वो उसके आगे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उसको परफॉर्म करेगा। अगर वो एक्सप्रेशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो उसके अंदर का कोड को इग्नोर मार के सीधे आगे चला जाएगा एंड मेरे प्रोग्राम को खत्म कर देगा। सो गाइज, ये एक बेसिक सा एग्जांपल है कि कैसे डिसीजन मेकिंग होगी यूजिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड आगे हम देखते हैं कि सी में हम कैसे-कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, कंडीशन स्टेटमेंट्स इन सी। सो हमारे यहाँ पे सी में आप देखेंगे तो मेनली 4 टाइप के कंडीशन स्टेटमेंट हैं, जिसके अंदर है इफ स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर। सो गाइस, कंडीशनल ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, ये एक एक्चुअली सिंगल लाइन के अंदर ही आपको ऑपरेटर यूज़ करके वहीं पे आप आपकी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे 4 सब टाइप भी होते हैं। ये 4 सब टाइप हमने इसलिए आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब आपसे आउटपुट पहचानने वाला कोड दिया गया हो पेपर में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, या फिर आप कहीं पे किसी को समझा रहे हैं आपका कंसेप्ट, एंड वहाँ पे अगर आपको दिखता है कि हमारा तो खाली इफ स्टेटमेंट ही है, हमारे में इफ एल्स ही है, हमारे में नेस्टेड है, या फिर हमारे में एल्स इफ भी है। सो गाइस, ये जो होते हैं ये इफ के 4 टाइप होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर खाली इफ स्टेटमेंट भी कहीं लिखा हुआ है तो वो भी वैलिड होगा। अगर आपका इफ जो है वो एल्स उसको फॉलो कर रहा है, इफ के बाद अगर हमने एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है तो वो भी काम करेगा। देन आप नेस्टेड इफ एल्स अगर देख सकते हैं, जैसे एक इफ के अंदर हो सकता है आपको फिर से इफ मिल जाए, एंड दूसरे इफ के अंदर आपको हो सकता है फिर से इफ मिल जाए। तो ये नेस्टेड इफ का कंडीशन आ जाएगा, एंड उसमें भी एल्स आप लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर एल्स लिखा होगा किसी भी इफ के अगेंस्ट में, तो वो काफी ज्यादा एफिशिएंट कोड हो जाता है। मतलब हम अगर वहाँ पे एरर थ्रो करना चाहते हैं, हम कुछ एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं कि ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वहाँ पे आपको रिकमेंड किया जाता है कि एल्स स्टेटमेंट आप हमेशा लिखें। देन हमारा लास्ट में आता है एल्स इफ। तो इसका भी हम आगे चल के देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है एल्स इफ का। सो गाइस, हमारा जो पहला है इफ स्टेटमेंट, मैंने यहाँ पे उसका आपको सिंटेक्स दिया हुआ है कि आपके कोड के अंदर आप कहीं पे भी खाली इफ स्टेटमेंट विद उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एंड उस इफ को कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको क्या कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो आप लाइन नंबर 2 में एंटर करेंगे। तो इफ की आप ब्रैकेट देखेंगे कि लाइन नंबर 1 में हमने इफ का ब्लॉक का एक ब्रैकेट ओपन किया है, एंड लाइन नंबर 3 में सेम ब्लॉक का हमने ब्रैकेट क्लोज किया है। इसके बीच में मैं कितनी भी लाइन का कोड लिख सकता हूँ। जो कोड आपको इफ के अंदर चलवाना है वो आपको इन दोनों करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना होगा। एल्स वो इस कंडीशन के अंदर नहीं अगर हुआ, तो वो क्या होगा, अगर आपके नीचे वाले करली ब्रैकेट के बाहर होगा तो वो बिना इस इफ कंडीशन के
ये भी कोड चलेगा ही चलेगा। इसका अगर आप देखें यहाँ पे फ्लो डायग्राम में हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो कंडीशन है, ये आपका लाइन नंबर 1 है। अगर हमारी कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है, तो हमारा लाइन नंबर 2 पे जो इफ का कोड लिखा हुआ है वो चलेगा। अगर ये सैटिस्फाई नहीं होती है, तो वो हमारा जो कोड है उसको इग्नोर मार के वो सीधे लाइन नंबर 3 में इफ को क्लोज़ करते हुए, यहाँ पे हमने आपके लिए कोई कोड नहीं डाला है, इसलिए लाइन नंबर 3 है एंड इसलिए मैंने नंबरिंग दी हुई है ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि इफ का कोड अगर एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब मेरा लाइन 3 एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा डायरेक्टली। मतलब ये लाइन नंबर 2 में जितना भी मैंने कोड लिखा होगा, हो सकता है वो 10 लाइन का हो, 100 लाइन का हो, वो पूरा इग्नोर हो जाएगा एंड सीधे वो लाइन नंबर 4 पे आकर के बाकी का जो आगे का प्रोग्राम होगा वो एग्ज़ीक्यूट करेगा। अगर कोई प्रोग्राम नहीं होगा, तो इसका एग्ज़ीक्यूशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें कि इफ एल्स क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इफ के बाद आप एल्स को फॉलो करवा सकते हैं। इसमें जैसे कि हम क्या करवा सकते हैं कि इफ के अंदर हमारी कोई कंडीशन हमने मेंशन की है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमारा इफ का कोड तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है एंड मुझे यूज़र को बताना है कि यहाँ पे आपका इफ कंडीशन मैच नहीं हुआ, इसलिए ये चीज़ नहीं चली, तो मैं वो चीज़ या फिर वो मैसेज मैं यहाँ पे एल्स में डाल सकता हूँ, या फिर एल्स के अंदर मुझे अगर कोई वैल्यूज़, मैंने मान लो यहाँ पे कोई वैल्यूज़ का चेक लगाया है कि अगर ये वैल्यू प्रेज़ेंट है, तो उनका कैलकुलेशन करो, नहीं तो उनको छोड़ के किसी और चीज़ का कैलकुलेशन करो। तो उस चीज़ में मैं वो कोड जो है वो एल्स के अंदर लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इफ अगर आप खाली भी लिख देंगे तो चलेगा, उसके बाद अगर एल्स भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आप खाली एल्स लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा। खाली एल्स का कोई एक्जिस्टेंस नहीं है। इट शुड बी लाइक इफ शुड बी प्रेजेंट बिफोर द एल्स, अगर आपको एल्स का ब्लॉक यूज करना है तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका फ्लो डायग्राम हमने आपको दिखाया हुआ है, सिमिलर जो हमने पिछले वाले में देखा था उसमें, यहाँ पे लेकिन हमने एक एल्स का कोड डाल दिया है। तो हमने जैसे पिछले वाले में देखा था कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती थी, देन वो सीधे आगे एग्जीक्यूट होने चला जाता था। जैसे इस केस में लास्ट लाइन हमारी लाइन नंबर 3 के बाद वो सीधे 4 लाइन में आकर के एग्जीक्यूट होता अगर एल्स नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हमने फॉल्स कंडीशन, जैसे हमारी लाइन नंबर 1 जो हमारा इफ कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो वो सीधे एल्स में आ जाएगा। एल्स क्या है? एल्स के ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो एग्जीक्यूट कर देगा एंड देन उसके बाद आपका आगे का कोड चलेगा लाइन नंबर 5 के बाद का। सो गाइज आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। देन हम नेस्टेड इफ के ऊपर आते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि एक इफ के अंदर भी आप फिर से इफ डाल सकते हैं। इस केस में आपका फ्लो डायग्राम अगर आप चेक करें तो देखिए क्या होगा। लाइन नंबर 1 जैसी हमारी पहले इफ कंडीशन में थी वैसी ही रहेगी एंड अगर वो ट्रू हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ का कोड एग्जीक्यूट करेंगे जो कि हमारे लाइन नंबर 2 में लिखा होगा। ओके, लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाता है लाइन नंबर 1 का कोड, तो हम क्या करेंगे, वहां से सीधे निकल के बाहर आ जाएंगे एंड आफ्टर इफ का चलाएंगे। लेकिन हमने ये फ्लो डायग्राम में अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो मेन इफ ब्लॉक है इसका हमने एल्स भी लिखा है, तो यहाँ पे इसका एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये एल्स नहीं होता तो वो सीधे लाइन नंबर 5 के बाहर आ जाता। लेकिन आपको यहाँ पे ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलत है। ये सिर्फ़ ये बता रहा है कि पहली कंडीशन अगर गलत हो गई देन आप सीधे पहले इफ के बाहर आ जाएँगे। अगर एल्स मिला जैसे कि हमने यहाँ पे कोड में डाला हुआ है तो वो उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा, नहीं तो वो वैसे भी इफ के बाहर आ चुका है। देन अगर आप अंदर की कंडीशन की बात करें तो अंदर जाकर के गाइस देखिए फिर से वो आपका वही सिंपल सी चीज़ बन जाती है जो हमने प्रीवियस इफ के अंदर देखी थी। अगर आप यहाँ पे आके देखें कि हमने क्या किया था, अगर इफ स्टेटमेंट है तो आप खाली इन 3 ब्लॉक को याद रखिए, कंडीशन, इफ का कोड एंड आफ्टर इफ। तो अब हम अगर यहाँ पे आके देखें कि ठीक है हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पहले इफ के कोड में हम आ गए। फिर हम अंदर आएँगे तो अंदर मतलब हमारा फिर से हमें इफ मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन दिखाया है, कंडीशन इफ कोड एंड आफ्टर इफ। देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे वो पहले वालों को एग्जीक्यूट करेगा सिमिलरली जैसे ही उसको अंदर फिर से एक इफ मिलेगा, यहाँ पे आके भी वो सेम चीज करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगी तो वो इफ के कोड के बाहर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा देखिए, आइए समझिए, अगर पहली लाइन मेरी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो अंदर आएगा, दूसरी लाइन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो यहाँ पे आके बोथ इफ कंडीशन इज ट्रू की जगह आपने जो भी कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। इस वाले एल्स को भी इग्नोर मारेगा, इस वाले एल्स को भी इग्नोर मारेगा, क्योंकि मेरा बाहर का इफ और अंदर का इफ दोनों एग्जीक्यूट हुए हैं और दोनों सेटिस्फाई हुए हैं बोल सकते हैं। देन अगर मेरा पहला इफ सेटिस्फाई हुआ होता एंड दूसरा मेरा इग्नोर हो गया होता तो यहाँ पे क्या होता गाइस, यहाँ पे क्या होता, जो इस अंदर के इफ के एल्स में मैंने लिखा होता पहले वो एग्जीक्यूट होता एंड देन मेरा प्रोग्राम बाहर आ जाता। ये वाला एल्स नहीं चलता, क्यों? क्योंकि ये तो मेरे पहले इफ का है जो कि सेटिस्फाई हुआ है।
देन अब कंडीशन आती है तीसरी कि मेरा पहला इफ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। पहला इफ अगर मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अंदर के कंडीशन चेक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको इग्नोर मार के सीधे इसके एल्स में आ जाएगा एंड इस एल्स में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इस एल्स के अंदर मैं फिर से इफ एल्स लिख सकता हूँ। तो यस, अगर आप इस एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे आके फिर से एक अगला इफ चेक हो जाएगा। सो गाइस, ऐसे आप नेस्टेड इफ एल्स में बहुत कितने भी नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जावा यहाँ पे सॉरी जावा नहीं, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए बोलती हैं। जितने ज़्यादा आप इफ एल्स यूज़ करेंगे, मतलब आपका प्रोग्राम उतना ज़्यादा स्लो होता जाएगा। इसलिए जब भी आप कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं तब ज़्यादा नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करने से बचें, क्योंकि इससे आपका कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ज़्यादा स्लो हो जाता है। देन हमारा एक स्पेशल टाइप यहाँ पे आ जाता है इफ एल्स इफ। जैसे कि हमने अभी देखा कि एक इफ जो है वो एल्स को फॉलो करता है एंड हो सकता है नेस्टेड इफ इफ के अंदर भी एल्स हो। हमने यहाँ पे देखा कि एल्स में जब भी हम आते थे देन हम वहाँ पे कुछ भी एक डिफ़ॉल्ट चीज़ जो हमें करवानी है वो करवा के हम बाहर निकल जाते थे। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में जो देखा नेस्टेड इफ, कि सेकंड कंडीशन ऑब्वियस सी बात है कि तभी ट्रू होगी जब पहली ट्रू हो रही होगी। मतलब सेकंड कंडीशन जो है वो पहली वाली पे डिपेंडेंट है, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप आके देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि कंडीशन वन जो है मेरी, वो इंडिपेंडेंट है कंडीशन टू से। कंडीशन टू जो है वो इंडिपेंडेंट है कंडीशन वन और थ्री दोनों से। एंड सिमिलरली थ्री जो है वो भी मेरी वन और टू से इंडिपेंडेंट है। मतलब मेरी वन भी सेटिस्फाई हो सकती है किसी सिनेरियो में, मेरी खाली टू भी हो सकती है और खाली थ्री भी हो सकती है। तो इस केस में हम इसको नेस्टेड में तो यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे पास कंसेप्ट आता है एल्स इफ का। जैसे कि मैंने पहली कंडीशन चेक कराई, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा। एल्स में उसको फिर से इफ मिल जाएगा साथ में। तो ये एल्स के अंदर इफ नहीं लिखा हुआ है हमने। जो आप एल्स के अंदर आकर के फिर से इफ लिखते देन फिर उसके अंदर फिर से लिखते तो वो एक नेस्टेड हो जाता, जो कि आपका परफॉर्मेंस को बहुत स्लो कर देता है प्रोग्राम की। इसलिए सी के अंदर ये कंसेप्ट आया है एल्स इफ का, जिसमें आप एल्स इफ लिखिए और दूसरी कंडीशन डाल दीजिए, फिर से एल्स इफ लिखिए एंड तीसरी कंडीशन डाल दीजिए। ऐसे ही आपकी जितनी भी इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं आप सबको एल्स इफ में डालिए। इनमें से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होगी तो लास्ट में अगर आपने एल्स लिखा होगा तो वो चलेगा, अगर एल्स नहीं लिखा होगा तो ये सब कंडीशन विदाउट एग्जीक्यूटिंग आपका आगे बढ़ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी बनता है कि सपोज जो मैंने कंडीशन थ्री के अंदर चेक्स लगाए हुए हैं, हो सकता है वही सेम चेक टू के अंदर है या फिर कोई और चेक टू के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरी टू और थ्री दोनों ट्रू हो रही होंगी, उस केस में कंपाइलर क्या करेगा, जो कंडीशन उसको पहले लिखी हुई मिल जाएगी, जैसे एल्स इफ कंडीशन टू मुझे पहले मिलेगा तो वो कंडीशन टू को एग्जीक्यूट करके इस पूरे इफ एल्स के बाहर आ जाएगा, कंडीशन टू को एग्जीक्यूट करके, ओके। ये भी हो सकता है कि 1, 2 और 3 तीनों कंडीशन के अंदर जो आपने चेक्स लगाए हुए थे वो सब वैलिड थे एंड सब के सब आपको ट्रू रिटर्न कर रहे थे। मतलब अगर मैं इसको एज़ ए इफ एग्ज़ीक्यूट करता अलग से तो ये भी चल जाता, ये भी चल जाता। लेकिन यहाँ पे कंपाइलर हमेशा जो उसको पहले मिल जाएगा, जो पहले ट्रू हो जाएगा वो उसमें जाकर के आपका प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करके ख़त्म कर देगा। इसको अगर आप फ्लो डायग्राम के हिसाब से समझना चाहें तो पहला कंडीशन 1 मतलब हमने इफ लगाया, अगर वो ट्रू हो जाता है तो हम उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे जो कि लाइन नंबर 2 से शुरू होगा। और लाइन नंबर 2 में हो सकता है बहुत सारे लाइन्स भी हों कोड की, बट वो एग्जीक्यूट करके हम सीधे नेक्स्ट स्टेटमेंट में बाहर, मतलब लाइन नंबर सीधे 13 पे जंप कर जाएँगे। लेकिन अगर हमारा पहला वाला ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे देखिए वो क्या करेगा, लाइन नंबर 3 में आएगा एंड कंडीशन 2 को चेक करेगा। कंडीशन 2 को चेक करने के बाद अगर ये ट्रू हो जाएगी तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और सीधे जंप करके बाहर आ जाएगा लाइन नंबर 13 पे। देन अगर ये भी फ़ॉल्स हो गई तो वो कंडीशन नंबर 3 को चेक करेगा, या फिर आपने 4 लिखी होगी 4 को चेक करेगा, आपने 10वीं कंडीशन भी लिखी होगी तो वो 10वीं कंडीशन तक ऐसे-ऐसे नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके चेक करता जाएगा एंड अगर वो सैटिस्फाई कोई होगी तो उनको एग्ज़ीक्यूट करेगा एंड सीधे बाहर आ जाएगा। अगर एक भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगी तो आपका एल्स चलेगा, जो कि फॉल्स के अंदर के फ्लो में आएगा। यहाँ पे एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा अगर आपने एल्स दिया है, अगर आपने एल्स नहीं दिया है तो वो लाइन नंबर सीधे 13 पे जा करके आपका बचा हुआ प्रोग्राम चला देगा। या फिर आपका जो प्रोग्राम के अगर कोई आगे की लाइंस नहीं है तो आपका प्रोग्राम यहीं पे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। देन गाइस हमारे पास एक गलत हो गया यहाँ पे, टाइटल गलत है भाई, 14:40 के आसपास टाइटल गलत हो गया है।
ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा आता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। ये मोस्टली आपको आजकल की न्यू जनरेशन लैंग्वेजेस में नहीं देखने मिलेंगे। ये भी आपके स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ये भी आपका डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, लेकिन गो टू स्टेटमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्चुअली जैसे इफ एल्स में आपने देखा होगा तो सीक्वेंशियली सब चेक होगा। लेकिन गो टू स्टेटमेंट में अगर आपको सीधे जंप करके 4-5 कंडीशन बाद चले जाना है या फिर 4-5 स्टेप पीछे चले जाना है, तो आप वो गो टू स्टेटमेंट से कर सकते हैं। लेकिन गो टू स्टेटमेंट के लिए बहुत सारे प्रीरिक्विसाइट्स होते हैं, जैसे हमें पहले लेबल डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कौन से लेवल पे जाना है, क्योंकि हमारा कोड किस लेवल पे हमें भेजना है, उसके लिए उस लेवल को पहले डिफाइन करना पड़ता है। ये इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, हम आपको ये दिखाएँगे, बट सिंपल सा ये टर्म है, आप इसको ध्यान रखिए कि गो टू स्टेटमेंट सी में जो हैं, वो आपके कोड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जंप करने का काम करते हैं। अब वो जो आप जंप कर रहे हैं, वो कोड में आप आगे भी जंप कर सकते हैं या फिर आप पीछे भी जा सकते हैं वापस। हम इसका आपको प्रैक्टिकल सेशन में दिखाएँगे कि गो टू स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गो टू स्टेटमेंट इज़ नोन एज़ जंप स्टेटमेंट इन सी। As the name suggests, goto is used to transfer the program control to a predefined label। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें पहले लेबल डिफाइन करना पड़ेगा, देन हम उस लेबल पे सीधे जंप मार सकते हैं। द गोटो स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन। ये हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाएंगे। देन गाइज, यहाँ पे जो लास्ट हमारा टाइप आ जाता है वो है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट से आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे कि हमने स्विच के अंदर आप देख सकते हैं, हम कोई एक्सप्रेशन देंगे, हम कोई कंडीशन देंगे। ये कंडीशन नहीं, यहाँ पे मतलब एक्चुअली में जो भी आप कंडीशन देंगे या फिर जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन पास करेंगे, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, एंड वो वैल्यू जो है वो नीचे जो आपने केस लिखे हुए हैं, उस केस के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है उनसे मैच होनी चाहिए। अगर आपके स्विच के अंदर आपने मान लो वैल्यू 1 की जो भी वैल्यू होती होगी, अगर वो इंटीजर है एंड वैल्यू 1 जो है वो 10 है, एंड आपने एक्सप्रेशन जो है वो भी 10 दे दिया है, तो आपका केस जो लाइन नंबर 2 पे डिफाइंड है वो मैच हो जाएगा, एंड उसके अंदर जो आपने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। ये हम आपको ब्रेक एंड ये जो दूसरे-दूसरे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब कीवर्ड्स के बारे में हम आपको अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर बताएँगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं गाइज़, क्योंकि ये आउटपुट पहचानने वाले प्रोग्राम में अगर आपको कहीं पे दे दिया गया है किसी भी लूप के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, देन आप इससे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो हम जब अपना हमारा सी के लूप्स का ट्यूटोरियल आपके लिए पब्लिश करेंगे, उसके साथ हम आपके लिए ये ब्रेक और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स का या फिर कंटिन्यू कीवर्ड जो होते हैं, ये हम कब और कैसे यूज़ करते हैं, इनके लिए भी हम एक आपके लिए ट्यूटोरियल या सेशन पब्लिश करेंगे। सो गाइज़, अगर हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो केस वैल्यू 2 को मैच कर जाता है, देन हमारा सेकंड वाला केस चलेगा। अगर मैंने यहाँ पे मैं कितने भी केस डिफाइन कर सकता हूँ, एन नंबर ऑफ केसेस आई कैन डिक्लेयर हियर, एंड अगर मेरा एक भी केस मैच नहीं करता है मेरी एक्सप्रेशन से, तो मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि हमारा एल्स होता है इफ एल्स में, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द केसेस आर नॉट मैच्ड। सो गाइज़, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, जैसे कि एल्स होता है हमारे इफ में, वैसे ही इसका डिफ़ॉल्ट केस होता है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग सी का समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और थोड़ा नॉलेजेबल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड गेट इट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।